कैसे हो सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो ये हमारी क्रैश कोर्स का अगला लेक्चर है और इसमें हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें बच्चों तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अलग से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी डिटेल में हो जाता है, काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे, ठीक है। जैसे क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे तो एंगुलर वेरिएबल्स कवर करेंगे, लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं, वो रोटेशन में कैसे होते हैं, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो सब चीज़ें देखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी मतलब सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स देखेंगे। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स देखेंगे, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। और फिर उसके बाद में बैंकिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, साइक्लिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है उसके क्वेश्चंस करेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को देखेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी एंड अमेजिंग सेशन एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। तो बच्चों आई होप कि आप चाहे नीट की तैयारी करें, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी करें, दोनों ही पेपर्स के लिए ये चैप्टर देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स देखेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स का ये मतलब होता है कि हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं विदाउट द नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, है ना। मतलब मोशन हो क्यों रही है, मतलब क्या फोर्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, इसको बिना जाने हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज एंगुलर वेरिएबल्स, ठीक है। तो एंगुलर वेरिएबल्स में सबसे पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखो, मान लो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए तो आप जितना मुड़ेंगे, जितने एंगल घूमेंगे, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो ये मेरी ए बी आर्क है, रेडियस मेरी आर है और ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की। तो राइट हैंड थंब रूल से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, जब हम ऐसे चलेंगे राइट हैंड थंब, देखो ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से मैं क्या करूंगा, जो मेरी फिंगर्स होंगी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में टर्न करेंगी और जो मेरा थंब होगा वो इसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो बच्चों जैसे मेरा पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है ना, तो मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अपनी फिंगर्स को घुमाऊंगा तो मेरा जो थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड के बाहर की तरफ, इसलिए मैंने डॉट लगाया है। जब भी बाहर की तरफ आएंगे तो डॉट लगाएंगे, अंदर की तरफ बोर्ड में जाएंगे तो क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन इस वाले केस में ये इस तरीके से आ रहा है तो अंदर जा रही है मेरे थंब, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड, है ना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कई बार कि मान लो एक पार्टिकल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, 4 टर्न क्लॉकवाइज करता है एंड आधा टर्न एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो नेट उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप इसको जो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, ये एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज कम है। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे समझो कि 4 क्लॉकवाइज चल रहा है तो देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अपोजिट हैं, है ना। एक अंदर है तो एक बाहर है, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। मतलब आप ये समझ लो कि 4 बड़ा है, -½ करो तो आंसर आएगा 3½ मतलब ये हो गया कि 3½ क्लॉकवाइज नेट उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब एक पार्टिकल 4 बार क्लॉकवाइज घूमेगा और आधी बार अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो पार्टिकल नेट 3.5 बार क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या थी? लीनियर वेलोसिटी थी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस जो ओमेगा होगा वो क्या होगा? d(θ/dt) और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर ये रेडियन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और t का सेकेंड हो गया। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? d(θ/dt), ठीक है। चलो अब बात करें बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर एक ओमेगा एवरेज की अगर हम बात करें तो जैसे डेल्टा d(θ/dt) है तो ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? ये तो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा(θ/t) एज यूजुअल, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन की। तो ये मान लो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2t² + t + 2। तो आपको बताना है ओमेगा एवरेज क्या होगा t = 0 से t = 3 सेकंड पे, और दूसरा क्वेश्चन है ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा t = 4 सेकंड पे। तो आपको इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ओमेगा एवरेज क्या होगा t = 0 से t = 3 पर, और ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा
t=4 सेकंड पे। तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनका आपको आंसर बताना है। तो बच्चों अब इसको हम कैसे डील करेंगे, देखो बहुत आसान है, मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया d(θ/dt) तो इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ करेंगे, Δθ/Δt आपका एवरेज के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम निकालेंगे तो dθ/dt कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2t² + t + 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये 4t हो जाएगा, ये आपका t हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, t की जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 4t + 1 बचेगा इसका डिफ्रेंशिएशन करके, तो यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड आएगी। अब बच्चों वो पूछ रहा है 4 सेकंड पर ओमेगा इंस्टेंटेनियस बता दो, तो आप यहाँ t की वैल्यू 4 रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, t की वैल्यू 4 रख दोगे तो 4 × 4 + 1 यानी कि 17 आ जाएगा आंसर रेडियन पर सेकेंड। अब बात करते हैं ओमेगा एवरेज की। तो ओमेगा एवरेज t=0 से t=3 सेकंड पर पूछा है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, Δθ/Δt। मतलब आप क्या करो, आप सिंपल सी बात है, आप फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में से इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घटा दो, ठीक है, और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम घटा दो। तो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आप देखें बच्चों तो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t=0 पर होगा, तो आप यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दिया है t=0 इनिशियल है और t=3 फाइनल है। तो आपने क्या किया, t=0 की वैल्यू पुट करी इस θ2 में, तो थीटा की वैल्यू क्या है, हमारा थीटा का पूरा फॉर्मूला दे रखा है, मतलब क्वेश्चन दे रखा है 2t² + t + 2, तो t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आंसर मिलेगा 2 रेडियन। अब t=3 पुट करोगे इसमें तो ये 3 का स्क्वायर 9, t की जगह 3, तो सॉल्व करने पे मिलेगा 23 रेडियन। अब मेरे को क्या वैल्यूज मिल गई, θ2 मिल गया, θ1 मिल गया, t2 मुझे पता है, t1 मुझे क्वेश्चन में दिया है, t2 और t1, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पुट करूंगा। θ2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, θ2 23 है, θ1 2 है, और t2 - t1 3 - 0 यानी कि 3, तो आंसर आ जाएगा 21/3, और 21/3 को मैं काटूंगा तो ये 7 आ जाएगा, और यूनिट क्या आएगी, क्योंकि ओमेगा है तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे अभी तक पूछे जाएंगे जो मैंने पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, वेक्टर में वैसे मैंने सिखाया है बट लेकिन चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जा रहे हो, थीटा एंगल घूम रहे हो, ये रेडियस आर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा क्रॉस आर होती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड रेडियस, मतलब आपकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है रेडियस के साथ में, ठीक है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि आप इसको आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, नहीं तो डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक हम थंब घुमाते हैं और हमारा मतलब फिंगर घुमाते हैं, और जो हमारी थंब है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देती है, ठीक है। मैं ओमेगा से आर की तरफ जब थंब घुमाऊंगा तो मेरे को इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चलेगी, ठीक है बच्चों। इसको स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो v=r ω हो जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों कि आपको ये बेसिक सी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक अलग टाइप के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, ये हमारा एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पर आप पॉइंट ए पर थे और आप पॉइंट बी तक आए। देखो ये क्या हो रहा है, ये आपकी बेसिकली ये आपकी रेडियस है, ठीक है। आप ऐसे समझो ये एक सर्कल है ना, ये एक पूरा सर्कल है पूरा। अब इस सर्कल का एक छोटा सा आर्क मैंने ले लिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ये एक आर्क मैंने लिया है इस सर्कल का। ये कोई ऑब्जर्वर है, वो आप सेंटर पर बैठे हुए हो, ठीक है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपनी मुंडी घुमाते हो, आपकी मुंडी ए पर थी और आप बी तक लेके जाते हो, तो आप मान लो यहाँ पर डेल्टा फाई चले, है ना। तो बच्चों यहाँ पर समझने की बात क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो वो हम डील करेंगे। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों तो ये जो सर्कल है, सर्कल पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकता हूँ। तो बच्चों मैं ए पॉइंट पर अगर निकालना चाहता हूँ तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है भाई। देखो ये मेरा सर्कल था, है ना, मैं इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी की, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इस वेलोसिटी के बच्चों मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो मैंने क्या किया, एक ये कंपोनेंट कर दिया, एक ये कर दिया, है ना। अब यहाँ पर ये मेरा एंगल है फाई, ठीक है। तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर कॉस वाला कंपोनेंट, और जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन वाला कंपोनेंट। तो हमने v के दो कंपोनेंट कर दिए, v cos फाई और v sin फाई।
v cos फाई और v sin फाई। अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर ये वाली वेलोसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो लाइन थी ऑब्जर्वर को पॉइंट ए से जोड़ने वाली, जो यहाँ पर है ऐसे करके, तो आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपकी ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखें तो आपको अगर यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, किसी परपेंडिकुलर जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं ना उससे जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वो आपको लेनी होती है और आपको क्या करना होता है, डिवाइड बाई रेडियस करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओमेगा जब भी निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी जब भी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, v परपेंडिकुलर अपॉन r, ठीक है। तो ये आपको तरीका ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। देखो हम यहाँ पर अगर देखें बच्चों तो मान लो ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो आपका एक ये कोई कार है, ये 40 मीटर दूर है और ये जो कार है ये ऊपर की तरफ जा रही है 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखें तो आपसे पूछा गया है फाइंड ओमेगा अबाउट ओ आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड। आपको बताना है इस o के अबाउट, इस ऑब्जर्वर के अबाउट ओमेगा जब समय 5 सेकेंड हो जाएगा। तो 5 सेकेंड होने का मतलब क्या है बच्चों, जब कार 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है तो 1 सेकेंड में 6 मीटर चलती है, तो 5 सेकेंड में कितना चलेगी, 30 मीटर चलेगी। मतलब ये कार यहाँ से 30 मीटर ऊपर चली जाएगी और ये दूरी आपकी 40 मीटर दी हुई है। तो आप इसको प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन को, देखो ये आपका 40 मीटर कार चली और ये मतलब 40 मीटर दूरी थी ऑब्जर्वर और कार के बीच में, क्योंकि 5 सेकेंड बाद पूछा है तो आपकी कार 30 मीटर ऊपर चली जाएगी, तो ये 30 मीटर ऊपर चली गई, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, ये आपसे पूछा गया है ओमेगा बताओ अबाउट ओ, मतलब आपको अबाउट ओ ओमेगा बताना है। मतलब जब ये कार सपोज यहाँ पहुँच जाएगी तो ये कार से जब आप लाइन को ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन है उसके अबाउट ओमेगा बताना है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v परपेंडिकुलर अपॉन r होता है। तो हमारी कार यहाँ पर आ जाएगी थोड़े टाइम बाद, मतलब 5 सेकंड के बाद में। तो बच्चों एक ट्राइंगल बन गया, ये 30 है ना, ये 40 है। अगर आप गौर से देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो ये आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया 50। ये है क्या बेसिकली, ये ऑब्जर्वर को कार से जोड़ रही है लाइन, है ना। तो बच्चों हम जानते हैं v परपेंडिकुलर अपॉन r होता है, ठीक है। ये जो r है वो है क्या, ये r बच्चों वो लाइन है जो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है, ठीक है। मतलब जिसके अबाउट आपको ओमेगा निकालना है उसको ऑब्जर्वर से मतलब जोड़ती है। तो कार को ऑब्जर्वर से जोड़ने वाली लाइन है जिसकी लेंथ 50 मीटर है, जो आपको r की जगह पुट करनी है। अब हमें यहाँ पर v परपेंडिकुलर यूज करना है। तो बच्चों देखो, क्योंकि कार तो ऊपर की तरफ जा रही थी, ऐसे सीधी जा रही थी, तो कार की रफ्तार तो 6 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, लेकिन हमें यहाँ पर v के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो, एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये 37 डिग्री एंगल है, ठीक है। अगर ये 37 डिग्री एंगल है, ये कैसे आया 37, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं जो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और जब परपेंडिकुलर 3 हो बेस 4 हो तो टेन थीटा 3/4 हो जाएगा, तो थीटा 37 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 37 डिग्री है तो फिर इसका मतलब जो ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बनेगा यहाँ पर, ये भी 37 डिग्री होगा। अगर ये 37 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेलोसिटी है इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos 53 डिग्री और ये वाला हो जाएगा v sin 53 डिग्री। लेकिन हमें ओमेगा के लिए v परपेंडिकुलर लेना होता है, तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है बच्चों, ये वाला है, तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो ये है इसका असली मीनिंग जो क्वेश्चंस के थ्रू मैंने समझाया। तो यहाँ पर बच्चों v परपेंडिकुलर आ जाएगा 6 sin 53 डिग्री, r की जगह आपका r क्या है, वो लाइन की लेंथ जो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से जोड़ रही है, तो आपका ये आ जाएगा sin 53 डिग्री होता है बच्चों 4/5, 6 की 6, 50 काटाकूटी करोगे तो 12/125 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ से ओमेगा का आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में क्या कॉन्सेप्ट है, आपने एक बॉडी ए को इधर से फेंका, दूसरी बॉडी बी को नीचे फेंक दिया। तो अब इन दोनों के बीच में दूरी सपोज r है। आपने क्या किया, आपने यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा पूछता है कि ओमेगा ए बी बताओ, मतलब जैसे रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी होती है वैसी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो आपको ओमेगा ए बी बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ऊपर के साइन पॉजिटिव लेने हैं, नीचे के साइन नेगेटिव लेने हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को ना भूलें, ये मैंने स्पेशली आपको यहाँ पर लिखा है, जैसे आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें।
तो अगर ऊपर के साइन पॉजिटिव लेने हैं, नीचे के नेगेटिव लेने हैं, तो उससे क्या होगा, जो वी ए होगा वो पॉजिटिव में जाएगा और जो वी बी होगा वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ओमेगा ए बी अगर हमें लिखना है, क्यों, तो यहाँ पर ओमेगा ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। ठीक है, देखो अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो इसका ये एक कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, और इसका एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वी बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके, ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर। तो एक ए का परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट है, बी का ये वाला है, तो ये दोनों कंपोनेंट का हमें सॉल्यूशन करना होता है। तो वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी ए है, इसको आपने 37 डिग्री पे 25 से फेंका, ये बॉडी बी है 30 से 53 डिग्री पर फेंका, और इनके बीच में सेपरेशन 20 मीटर है। तो आपको बताना है ओमेगा ए बी क्या होगा। तो बच्चों ऊपर के साइन पॉजिटिव है, नीचे के नेगेटिव है, फॉर्मूला हम जानते हैं ओमेगा ए बी इक्वल टू वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो आप अपनी रफ कॉपी पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों को निकालो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो वी ए परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो ये 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वेक्टर है, इसका ये ऊपर वाला कंपोनेंट कॉस का होगा और नीचे वाला कैसा हो जाएगा, साइन का। तो ये हो जाएगा 30 साइन 53 डिग्री। ठीक है, तो देखो अगर आप गौर से देखें तो ये रहा 30 साइन 53 डिग्री, ऐसी वी ए परपेंडिकुलर 25 साइन 37 डिग्री। देखो ये आपका जो हो जाएगा, ये 25 है, तो ये 25 का साइन 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ऊपर वो 25 साइन 37 है, नीचे 30 साइन 53 है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और आर मतलब सेपरेशन कितना है, ये 20 मीटर है, तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, साइन 37 होता है 3/5 और साइन 53 डिग्री होता है 4/5, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आपको मिल जाएगा 39/20। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो डबल नेगेटिव है वो क्यों आया, क्योंकि जो नेगेटिव है वो तो फॉर्मूले में ऑलरेडी है ही। ठीक है, लेकिन बच्चों हम एक चीज जानते हैं कि ये वैल्यू भी हमारी हमें नेगेटिव लेनी है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर के साइन पॉजिटिव लो, नीचे के नेगेटिव लो। अगर ये वाला पॉजिटिव 25 साइन 37 डिग्री ले रहे हो तो ये फिर नेगेटिव 30 साइन 53 डिग्री लेना होगा, और क्योंकि एक नेगेटिव पहले से है तो इसलिए दोनों नेगेटिव जुड़ के पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 39/20 रेडियन पर सेकेंड। अगला है बच्चों आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, है ना, और आपका इंस्टेंटेनियस होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, हमेशा की तरह वही फॉर्मूले सेम। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी वो हो जाती है यूनिट। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अल्फा इज ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, क्योंकि अल्फा है क्या, अल्फा है डी ओमेगा अपॉन डी टी, मतलब एक तरीके से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी का रेट चेंज नहीं भी होगा तब भी सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो अल्फा के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर पिक्चर में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तभी सर्कुलर मोशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्फा का सिर्फ कोई रोल नहीं है। अल्फा का सिर्फ स्पीड, जो सर्कुलर मोशन में स्पीड हो रही है उसको, उसका रेट बढ़ाने में रोल है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो रेट नहीं भी बढ़ेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल लेगा। अब देखते हैं इक्वेशंस बच्चों। एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है उसका क्वेश्चन इक्वेशन से किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये कहाँ से आया, आपको याद होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह ओमेगा फाइनल है ना, u की जगह ओमेगा इनिशियल, a की जगह अल्फा, t की जगह t। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u की जगह ओमेगा इनिशियल और a की जगह अल्फा। ठीक है, अच्छा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह ओमेगा फाइनल, u की जगह ओमेगा इनिशियल और 2as की जगह 2 अल्फा थीटा, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें बच्चों, आपको ध्यान रखना है। देखो अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी, आपको शायद ना पता हो, मैंने काइनेमैटिक्स में बताया है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ऐसे मोशंस को हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिटार्डेशन है। तो प्लीज़ इस बात का आप ख्याल रखें, ये क्वेश्चन में आपको कई बार काम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं।
तो बच्चों देखो, सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है आपका सेंट्रीपिटल। तो हम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ अलग है। देखते हैं चलो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखने हैं कि आपका जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें दो एक्सेलरेशन होते हैं। देखो, एक होता है सेंटर की तरफ और एक होता है आपका एटी, जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। देखो, दोनों का अलग अलग रोल क्या है अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन पहले इसका मैथमेटिक्स देख लो। ये जो AC है ये सेंटर की तरफ होता है हमेशा, है ना। मतलब ये यकीन मानो, ये AC अगर नहीं हो तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। तो AC हमेशा प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको हम बोलते हैं, इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं इनका नेट निकालना चाहूँ तो AT प्लस AC का अगर मैं नेट निकालना चाहूँ तो दो वेक्टर हैं मेरे, दोनों 90 पर हैं। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर के हिसाब से देखें तो दोनों को ऐड करूंगा AC प्लस AT, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँगा बच्चों तो A नेट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखो, जो AT है मैंने यहाँ पर आपको प्रेजेंट करके बताया, जो AT है वो रेस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन लीनियर स्पीड के। इसका मतलब क्या है कि अगर AT आपने ऊपर लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वेलोसिटी भी सपोज ऊपर है, पार्टिकल ऊपर की तरफ ही जा रहा है सपोज, तो वो एक्सेलरेटिंग मोशन हो जाएगी। मतलब AT अगर आपने ऊपर की तरफ लगा दिया तो आपका जो बॉडी की जो सर्कुलर मोशन है वो, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा दिया है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट लगा दिया तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली पार्टिकल रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेलरेशन को अपोजिट लगा दिया, तो अब वो रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। तो AT हमारा क्या बताता है, AT हमारा चेंज इन लीनियर स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन में। लेकिन जो AC है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। AC का जो काम होता है वो सर्कल में घुमाना होता है। मान लो अगर इसमें AC नहीं होता तो पार्टिकल तो सीधा जा रहा था ना, वो सर्कल में मुड़ेगा ही क्यों? वो सर्कल में सिर्फ इसलिए मुड़ता है क्योंकि अंदर की तरफ AC लगा है और पार्टिकल सीधा जा रहा है, तो वो AC अपनी तरफ झुका लेता है और वो मुड़ता जाता है, मुड़ के पूरा सर्कल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़, कुछ रिलेशन याद रखने हैं। जो AT होता है वो R अल्फा के बराबर होता है, मतलब ये अल्फा और AT का रिलेशन है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो R इंटू अल्फा के बराबर होता है। अल्फा क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन था, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो V स्क्वायर बाई R होता है। अब क्योंकि बच्चों जो V है वो R ओमेगा भी होता है, तो कई बार आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा V स्क्वायर की जगह पे लोग R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, तो वो R ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। दो सर्कुलर मोशन होती हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म की खास बात क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है, मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं। और जो अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो जो AT है बच्चों वो 0 हो जाता है, ठीक है। देखो यहां पर आप समझो, जो AT था वो स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर AT आपने वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में लगाया था तो स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन अगर AT की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, वो बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड वाला केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर देखो AT R अल्फा होता है, तो यहां से क्योंकि AT 0 है तो ये अल्फा भी 0 है ना, तो अल्फा भी d ओमेगा अपॉन dt था, क्योंकि अब रेट स्पीड का चेंज ही नहीं हो रहा तो अल्फा ऑटोमेटिक 0 हो गया, ठीक है। A नेट क्या होता है, AT प्लस AC होता है, तो आपने AT यहां पर 0 कर दिया तो A नेट क्या हो जाएगा, केवल AC के बराबर हो जाएगा, है ना। तो A नेट का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो देखो होता क्या है, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि AT की वैल्यू 0 है तो केवल आपको यहाँ पर AC बचेगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो A नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो केवल AC बचेगा। और AC का फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर बाई R है या ओमेगा स्क्वायर बाई R है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात क्या होती है, वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, उसकी वजह से अल्फा 0 हो जाता है और केवल एक ही एक्सेलरेशन बचता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि बच्चों बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर्कुलर मोशन हो जाए। तो बच्चों यहां पर हमें यह समझ आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर क्वेश्चन में आती है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें AT की वैल्यू 0 रखनी है, अल्फा की वैल्यू 0 कर देनी है और हमें मान लेना है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन बच्चों क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है ना, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग आएगी सर्कुलर मोशन में, तो इसीलिए हमारी जो मोशन है वो अभी भी एक्सेलरेटिंग है, क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब
नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में वही वाली बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है, एटी भी एग्जिस्ट करेगा, अल्फा भी करेगा। तो एटी नॉन जीरो होता है, अल्फा नॉन जीरो होता है, एसी भी नॉन जीरो होता है, सारे के सारे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ए नेट क्या होता है बच्चों, एसी प्लस एटी, है ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रही है, यहाँ पर रेडियस 2 मीटर है और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पर सेकंड जो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन हो रही है। तो अब ऐसे केस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ओमेगा बताओ, एटी बताओ, एसी बताओ, अल्फा बताओ एंड ए नेट बताओ। तो बच्चों देखो, ए नेट फाइंड आउट करने के लिए तो एसी प्लस एटी चाहिए, है ना। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, वेलोसिटी दी है तो यहाँ पर आप आसानी से सारा गेम कर सकते हो, क्योंकि देखो यार जो ओमेगा है वो वेलोसिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। आर है ना, आपको याद होगा ओमेगा जो वी होता था वो आर ओमेगा होता था, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा, है ना। अच्छा, जो एटी है वो आर अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक चीज़ देखना, वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है तो एटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, तो आपका जो एटी है वो जीरो हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट है तो, ठीक है। अच्छा, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एटी जीरो, अल्फा जीरो, क्यों, क्योंकि आपका अल्फा भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। अब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी तो लीनियर से जुड़ी हुई है, तो वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अल्फा भी जीरो, एटी जीरो, अल्फा जीरो, केवल बचेगा एसी, और एसी होता है वी स्क्वायर बाई आर, वो निकाल सकते हो। और ए नेट यूनिफॉर्म मोशन है ये, तो इसीलिए ए नेट क्या होगा, एसी प्लस एटी होता है, तो क्योंकि एटी जीरो है तो केवल एसी के बराबर बचेगा, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर के बराबर बचेगा। तो चुटकियों में इसको निकाल सकते हो। चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा, v अपॉन आर के हिसाब से 1 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। एटी की वैल्यू जीरो है क्योंकि आपका v कांस्टेंट है बच्चों, अल्फा जीरो है क्योंकि एटी की वैल्यू जीरो है, और एटी होता है आर अल्फा, तो क्योंकि एटी जीरो है तो अल्फा जीरो हो गया। एसी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर मिल जाएगा, और यही आपका ए नेट है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। चलो अगला है सर्कुलर मोशन डायनामिक्स। तो सर्कुलर मोशन डायनामिक्स क्या होते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन डायनामिक्स होते हैं, मतलब हम यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे होते हैं। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स, किस फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा होता है, फोर्स से आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पर देखते हैं, मान लो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मूव तो कर रहा है ना, अब घूम तो फिर भी रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फिर भी था। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो सर्कल सेंटर की तरफ लगा हुआ है, तो वहाँ से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। तो सेंट्रीपिटल, ये जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगी है, ये इसको अगर हम फोर्स की, ये तो एक्सेलरेशन था, अगर फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि मैंने क्या किया, एसी की वैल्यू पुट कर दी वी स्क्वायर बाई आर, और एसी की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा स्क्वायर आर। तो मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे क्या मिलती है, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, और ये हमेशा कहाँ लगती है, सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, नो फोर्स नो मोशन, यानी कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी मोशन होगी, क्योंकि बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स होगी नहीं तो ये सर्कल में घूमेगा क्यों, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से सर्कुलर मोशन होती है, ना कि सर्कुलर मोशन से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, याद रखना है आपको, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है इसलिए वो सर्कल में गोल गोल घूम जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है इसलिए वो सर्कल में गोल गोल घूम जाता है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बेसिक बातें क्लियर हो रही होंगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों अलग चीजें हैं। देखो क्या है, सेंट्रीपिटल बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होता है, और सेंट्रीफ्यूगल आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होता है, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब होता है जब ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। मैं हूं मान लो ऑब्जर्वर, और मेरे सामने एक सर्कुलर मोशन हो रही है। अगर वो सर्कुलर मोशन आपकी, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ रेस्ट पे, तो और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या पता है, मैं चाहे उसमें एक्सेलरेशन हो, चाहे उसमें रिटार्डेशन हो, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो मेरे को सारी चीज़ विजुअल होंगी, ठीक है। तो मेरे रेस्पेक्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगी, ठीक है। मतलब जब ऑब्जर्वर आपका खड़ा हुआ है, रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर आपका एक्सेलरेटिंग है, मान लो मैंने क्या किया,
मैं इस सर्कल के सेंटर पे जाके बैठ गया। मैंने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मैं इसके सेंटर पे जाके बैठ गया। अगर मैं इसके सेंटर पे जाके बैठ जाता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसके सेंटर पे जाके बैठ गया तो ऐसे केस में बच्चों मैं भी घूमूंगा, है ना, तो मैं भी एक्सेलरेटिंग हो जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं भी एक्सेलरेटिंग हो गया तो और सर्कल भी एक्सेलरेटिंग है तो मेरे को कैसा आभास होगा, मेरे को आभास होगा कि कोई फोर्स ही नहीं है, मैं रुका हुआ हूं, भाई धरती घूम रही है और इसका मतलब हम भी घूम रहे हैं साथ में। लेकिन क्या हमें ऐसा कभी फील हुआ है कि हम घूम रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर धरती घूम रही है और धरती पे ही हम खड़े हुए हैं तो हम भी तो घूम रहे हैं साथ में। तो इसका मतलब है कि हम रिलेटिव टू धरती रेस्ट पर है। तो बच्चों हमें फील नहीं हो रहा लेकिन धरती तो घूम रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप सेंटर पे बैठ जाते हो तो आपको फील नहीं होता कि ये एक्सेलरेटिंग है, सर्कुलर मोशन है। तो इसका मतलब क्या हो, फिर क्या करें? फिर ऐसे केस में एक काम किया जाता है, वहां पर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए, गलत आ रहे आंसर को सही बनाने के लिए हम सूडो फोर्स लेकर आते हैं और मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम गौर से देखें बच्चों तो ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा मास एम था, ये ऊपर की तरफ सर्कल में पूरा कर रहा था। अगर आप गौर से देखें तो अब की बार अंदर होने की जगह फोर्स बाहर की तरफ हो जाएगा। एक बात ख्याल रखना, सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है तो सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ था तो सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन के अपोजिट हमेशा सूडो फोर्स लगती है और सूडो फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो ये भी mv²/r होती है। तो आज तक शायद बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में अंतर क्या है। आपने बार बार देखा होगा, कई बार यार सेंट्रीफ्यूगल आ रहा है, कई बार सेंट्रीपिटल आ रहा है और दोनों का आंसर ही mv²/r है। तो ऐसा कैसे हो गया कि mv²/r हो गया? हम बड़े कंफ्यूज। तो आज के बाद में आपको ऐसा नहीं फील होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स है। सेंट्रीपिटल तब आएगा जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं या फिर हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम रुके हुए हैं। सेंट्रीफ्यूगल तब आएगा जब हम सेंटर पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर के साथ हम घूम रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में हम भी एक्सेलरेशन में आ गए और जब जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग होता है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा सूडो फोर्स लगाया जाता है। तो यहां पर बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। तो ये सूडो फोर्स है एज फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बिकॉज ऑब्जर्वर इज नॉट ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर इज ऑन एक्सिस। ठीक है, आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सूडो फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल आपका रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स है। व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम, व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑन एक्सिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्फीयर है जिसका मास 0.2 kg है, यानी कि आपका एक यहाँ पर एक स्फीयर ले लिया जिसका मास 0.2 kg है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर ऐसे घूम रहा है गोल गोल। इज अटैच टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। आपने क्या किया? एक स्ट्रिंग से इसको लटका दिया। हुज अपर एंड इज फिक्स टू द सीलिंग, आपने सीलिंग से फिक्स कर दिया। The sphere is made to describe a horizontal circle of radius 0.3 मीटर। तो आपको बताना है what will be the speed of sphere। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने एक सीलिंग ली है और यहाँ पर उसे मतलब छत है, छत मान लो ये छत है और छत से आपने कुछ लटका दिया एक स्फीयर और उसको ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हो हॉरिजॉन्टली, है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ स्फीयर क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं बच्चों? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपने इस रस्सी से टांगा है तो इसमें एक टेंशन होगी, है ना। अब ये टेंशन, क्योंकि देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। ठीक है, नीचे आपका पत्थर है तो mg होगा, मास है भैया उसका, तो धरती माँ की तरफ ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल वेट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है जो आपका सेंटर ऑफ सर्कल की तरह काम कर रहा है और ये पूरे में घूम रहा है पत्थर। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? देखो यहां पर अगर आप देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट टी साइन थीटा। इससे हमें एक चीज समझ आई कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना बच्चों, वो यूनिवर्सल फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड हमेशा कोई ना कोई करेगा। जैसे आप समझने की कोशिश करो कि सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, ठीक है, जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स है ना, जो अट्रैक्ट कर रहा है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बच्चों वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वहां पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फोर्स जो है उसे मिलता है।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एक यूनिवर्सल फोर्स नहीं है, वो हमेशा सेम नहीं रहता, वो खुद से जनरेट नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई ना कोई एक फोर्स उसको देगा ही देगा। अगर रस्सी घुमा रही है तो रस्सी का जो टेंशन था वो सेंट्रीपिटल दे देगा। अगर धरती घूम रही है सन के चारों तरफ तो ग्रेविटेशन फोर्स दे देगा। चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूम रहा है तो फिर से ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा दोनों के बीच का। तो बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको कोई ना कोई देगा, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये नहीं काम करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से जनरेट नहीं होती है। ठीक है, चलो अब यहां पर ये बात समझ लेते हैं। तो इस वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स टी साइन थीटा से आ रही है, तो टी साइन थीटा mv²/r हो गया, टी कॉस थीटा आपका mg के बराबर हो गया। तो यहां पर इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा से कॉस थीटा डिवाइड करूंगा, टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों tan थीटा होता है। अच्छा, मास से मास कट जाएगा तो v²/rg बचेगा। अब यहां पर यही मेन मुद्दे की बात है, जो tan थीटा है वो b²/rg है, लेकिन अगर आप एक चीज गौर से देखें तो tan थीटा कुछ और भी है। इधर ये अगर थीटा है तो बच्चों ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, अगर आप गौर से देखें बच्चों तो परपेंडिकुलर हमारा रेडियस है, लेकिन जो बेस है वो क्या है, अगर आप एक ट्राइंगल की तरह इसको इमेजिन करें तो ये हाइपोटेन्यूज L है, ये बेस R है, तो ये वाली चीज क्या मतलब ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, पास वाली बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो बच्चों बेस क्या होगा, बेस होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मेरे को क्या पता चलेगा कि जो tan थीटा है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा R है तो मैंने यहाँ R लिख दिया, क्योंकि मेरा बेस आपका नहीं दिया है तो मैंने निकाल लिया, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। बस यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी पूछी है और मेरे को R और ये सब दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दिया, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर की जगह मैंने इधर रूट लगा दिया, यहाँ पर सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी क्योंकि गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सारी चीज गिवन है, रेडियस आपको 0.3 मीटर गिवन है, तो आपने रेडियस की जगह पर क्या किया, रेडियस की जगह पे 0.3 का स्क्वायर 0.09 कर दिया, जी की वैल्यू आपने 10 रख दी, एल लेंथ स्ट्रिंग की दी गई है। ठीक है, ये रहा 0.5 मीटर, तो आपने क्या किया, एल स्क्वायर है तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 कर दिया, फिर उसके बाद आपको रेडियस फिर से की गई है तो 0.09 हो गया, पावर हाफ हो गई। तो इस सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज मुझे सिखानी थी कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एक खुद से जनरेट हुआ फोर्स नहीं है, उसको जनरेट करने के लिए कोई ना कोई दूसरा फोर्स चाहिए होता है। अगर धरती सन के चारों तरफ घूम रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स, अगर आपका स्ट्रिंग है तो टेंशन, इस तरीके से अलग अलग फोर्सेस होते हैं जो आपको सेंट्रीपिटल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है जो 27 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर। तो उसको क्या मिलता है, एक सर्कुलर टर्न मिलता है जिसकी रेडियस 80 मीटर है। मतलब देखो बेचारा साइक्लिस्ट ऊपर की तरफ चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब उसको मुड़ना पड़ेगा, सर्कुलर टर्न से आया, और ये जो सर्कुलर टर्न है इसकी रेडियस आपको 80 मीटर दी गई है। ठीक है, अब कहता है ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूस हिज स्पीड। ब्रेक क्यों लगाएगा बच्चों, क्योंकि अब मान लो मैं 100 की स्पीड पे चल रहा था, है ना, 100 की स्पीड पे चला तो एक साथ थोड़ा ना घूमूंगा, मैं तो गिर जाऊंगा, फेंक जाऊंगा कहीं, है ना। तो बच्चों इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड को कम करना पड़ेगा, तब हम मुड़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो वो बेचारा अपनी स्पीड को कम करता है तो मतलब रिटार्डेशन लगेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो रिटार्डेशन हो गया। तो यहाँ कह रहा है रिड्यूस इज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। मतलब आपका जो यहाँ पर रिटार्डेशन है वो दिया गया है 0.5, देखो मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन हुआ। What is the magnitude and direction of net acceleration of the cyclist of the circular turn? कितना आसान क्वेश्चन है ना, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो। आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा है। बच्चों देखो जब भी कोई पार्टिकल मोड़ता है सर्कल में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है। अब यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि रिटार्डेशन है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर एक्सेलरेशन होता है तो 80 सेम डायरेक्शन में होता है v के, अगर रिटार्डेशन होता है तो 80 अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, ए नेट आएगा ac का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, आई होप बच्चों की आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ पर इसको पुट किया एंड आई विल गेट द आंसर। देखो क्या स्पीड मेरा 27 किलोमीटर पर आवर है, क्वेश्चन में दी है, तो मैंने क्या किया, इसको मीटर पर सेकंड में लाके 7.5 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब
मेरे को ए नेट फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन ए सी और ए टी की वैल्यू तो पता हो, तो ए सी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर होती है या ओमेगा स्क्वायर आर होती है। तो मैंने क्या किया, वी स्क्वायर बाई आर पुट किया, वी की वैल्यू मुझे 7.5 मैंने निकाल ली, आर की वैल्यू 80 मीटर है, तो मेरे को 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में दिया है, तो मैंने AC और AT की वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया लो साहब 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्शन निकालनी है, तो बच्चों ये मेरा थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो आप गौर से देखें तो ये मेरा इसके साथ एंगल है, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो AC अपॉन AT हो जाएगा। जिसके साथ एंगल होता है वो नीचे आता है और जिसके साथ नहीं होता वो ऊपर आ जाता है। तो AC की वैल्यू 0.7 है, AT की वैल्यू 0.5 है, आंसर आ गया 1.4। तो बच्चों क्योंकि आप जानते हो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और अगला एंगल tan 60 डिग्री होता है जिसकी वैल्यू √3 होती है, और √3 का अगर आप सॉल्व करते हो तो लगभग 1.7 वैल्यू होती है। तो यानी कि 1.4 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तो आपको कोई भी ऑप्शन में एक ऐसा एंगल चुनना है जो इन दोनों के बीच में होगा, एंड दैट्स इट। ऐसा एक ही मिलेगा, डोंट वरी, वो मिलेगा 54.8। मतलब सीधी सी बात है, एग्जामिनर बेवकूफ़ तो है नहीं, तो वो एक ही ऑप्शन आपको देगा ऐसा जो 45 और 60 के बीच में है, गैस करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स नहीं है, तो उसका एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स। जैसे देखो, जब कार आपकी टर्न करती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो टर्न पे काम करता है ना, एंड व्हील ऑफ कार प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जो टर्निंग ऑफ कार होती है वहां पर जो फ्रिक्शन होता है बच्चों सड़क के बीच में और टायरों के बीच में, वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम बैंकिंग ऑफ रोड में भी काम आएगा। दूसरा है कि जब आप किसी स्ट्रिंग को घुमा रहे होते हो हॉरिजॉन्टल में, तो वो जो टेंशन होती है स्ट्रिंग की वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करती है। तीसरा है जब धरती के या सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट चक्कर लगाता है तो आपका यहाँ पर ये ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स, ये आपका अलग अलग चीज़ों से डेवलप करना पड़ता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें अलग अलग चीज़ों से मिलता है। अगर गाड़ी घूम रही है तो हमें टर्निंग ऑफ रोड जब हम करेंगे तो फ्रिक्शन देगा, और जब हमारी रस्सी घुमाएगी तो टेंशन देगी, और जब सन के चारों तरफ घूमेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स देगा। ठीक है, तो आपको एक तरीके से क्वेश्चन चुटकियों में कर लेने हैं इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन चुटकियों में कर लेने हैं जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो आपको देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन सा फोर्स दे सकता है, कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, चलो अब है हमारा सर्कुलर टर्निंग। तो सर्कुलर टर्निंग बच्चों 3 तरीके से हो सकती है, कांस्टेंट स्पीड, विद इंक्रीजिंग स्पीड, या फिर विद डिक्रीजिंग स्पीड। तो 3 तरीके से पॉसिबल है। कांस्टेंट स्पीड मतलब देखो, सर्कुलर टर्निंग का मतलब क्या है, एक बार ऐसे मूव करना, मतलब सर्कुलर टर्न पे मूव करना, चाहे साइकिल हो चाहे गाड़ी हो, उसका टर्निंग है ना। तो बच्चों टर्निंग 3 तरीके से हो सकती है, या तो कांस्टेंट स्पीड के साथ में हो सकती है, या फिर एक्सप्लोरेशन के साथ में होती है, मैंने स्पीड बढ़ा दी और मैं तेजी से टर्न कर रहा हूँ, या फिर आराम आराम से मैं डिक्रीज कर रहा हूँ स्पीड को। तो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे सिलेबस में। एग्जामिनर 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो तीनों को एक बार देख लेते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है पढ़ना। देखो पहला पॉइंट, सर्कुलर टर्निंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चलो तो सर्कुलर टर्निंग कांस्टेंट स्पीड के लिए यहां पर देखो, ये मैंने प्यारा सा सर्कुलर टर्न बनाया है। ऐसे ये रोड है, ऐसे जा रही है। ठीक है, ये रोड का ये अगला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा, ऐसे पूरी रोड है ये, है ना, ऐसे रोड जा रही है, ऐसे घूम रही है पूरी रोड। ठीक है, ऐसे करके मतलब सॉरी, है ना, इस तरीके से पूरी रोड है। तो रोड का मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है आपको दिखाने के लिए। ये मेरी प्यारी सी कार है, टेस्ला है ये, है ना। तो ये जो टेस्ला है ना, तो यहाँ पर जिस टेस्ला को मैं देख रहा हूँ ऊपर से, ये टॉप व्यू है बच्चों। ऐसे मान लो, ऐसे मैं छत पे खड़ा हूँ और मेरे नीचे सड़क जा रही है, ऐसे सर्कुलर टर्न हो रहा है और मैं उस टेस्ला को देख रहा हूँ जो नीचे जा रही है। ठीक है, अब मैं उस टेस्ला को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो बच्चों सीधी सी बात है, उसका जो एमजी होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि भाई देखो टेस्ला ऐसे नीचे जा रही है। ठीक है, और नीचे चल रही है वो, तो वो टेस्ला जब वो नीचे चलेगी तो धरती बाँव से अपनी तरफ खींचेगी, तो एमजी नीचे की तरफ होगा और उसका नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ है, एमजी नीचे की तरफ है। ठीक है, अब देखो ये गाड़ी ऐसे घूम रही है, तो घूम रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि मैंने पहला केस कांस्टेंट वेलोसिटी का लिया है, दूसरा मैं लूंगा इंक्रीजिंग का, तीसरा लूंगा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। तो बच्चों देखो, अब सीधी सी बात है, अगर ऊपर वेलोसिटी लगी है तो भैया देखो आपका जो रेडियस है इसकी वो तो अंदर की तरफ होगी। तो देखो
जो इसका फ्रिक्शन होता है वो अंदर की तरफ लगता है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जब गाड़ी टर्न करती है तो उसका जो फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हमें क्या देता है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो यहां पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यही mv²/r देगा और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा इसमें सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा क्या होता है बच्चों, मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या है बच्चों, नॉर्मल की वैल्यू mg हो जाएगी। तो मेरे को क्या पता चलेगा कि अगर मैं फ्रिक्शन की जगह पर म्यू mg लिखूंगा और mv²/r लिखूंगा, m से m काटूंगा, तो मेरे को मिलेगा कि जो v है वो √μgr है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सीधे क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपका टर्निंग के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, √μgr, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि फ्रिक्शन की जो, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि फ्रिक्शन आपका ये सेंट्रीपिटल दे रहा है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन की आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए या मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे टर्न हो जाए, ठीक है। और वेलोसिटी की जो आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी लेस देन कितनी होनी चाहिए या इक्वल टू कितनी होनी चाहिए जिससे आपका ये टर्निंग हो जाए। तो वेलोसिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो √μgr होनी चाहिए या एटलीस्ट इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो टर्न होगी। मतलब वेलोसिटी इस वाली वैल्यू से कम होगी तभी गाड़ी टर्न हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। फिर क्या होगा, फिर पलट जाएगी गाड़ी, ज्यादा वेलोसिटी से लेके जाओगे तो पलट जाएगी, ठीक है। तो यहां पर बच्चों समझना पड़ेगा कि अगर वेलोसिटी √μgr से कम है तो ही गाड़ी आराम से होगी या इक्वल है तभी आराम से चलेगी। ज्यादा अगर आपने स्पीड कर दी तो फिर ऐसे केस में गाड़ी पलट जाएगी, टर्न नहीं हो पाएगी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में आपको सीधे सीधे आंसर करके आना है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या हमने सीखा कि अगर गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से टर्न करती है तो ऐसे केस में जो मिनिमम स्पीड है या फिर आपका जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम सेफ स्पीड या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, √μgr। अदरवाइज √μgr से कम होनी चाहिए स्पीड टर्न करने के लिए। अगला केस क्या है बच्चों, अच्छा तो यहां पर इसको मैंने बाइफरकेट कर दिया है। v अगर आपका जो हमारा रिलेशन आया उसको तीन तरीके से पढ़ सकते हो, या तो वेलोसिटी √μgr से कम है तो फिर ऐसे केस में इजी टर्निंग हो जाएगी, क्योंकि मान लो हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर गए तो गाड़ी पलट जाएगी। तो इससे जब कम वेलोसिटी पर चलोगे तो फटाफट टर्न हो जाओगे सेफली। अगर इसके बराबर स्पीड कर दी तो आपकी लिमिटिंग केस हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ऐसे एक सिनेरियो पे आ जाओगे कि इससे ऊपर गए तो गाड़ी पलटेगी, है ना। तो बच्चों अगर इससे ऊपर गए तो नॉट पॉसिबल, आपकी गाड़ी अंदर जाने की जगह बाहर जाएगी। चलो अगला है सर्कुलर टर्निंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो यहां पर हमारा एक्सेलरेशन पिक्चर में आ गया, जिधर वेलोसिटी है उधर एक्सेलरेशन लग जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये हमारी वही वाला टॉप व्यू है, ठीक है। मैं नीचे देख रहा हूं, मैं छत पे खड़ा हूं और मैं नीचे गाड़ी को देख रहा हूं, ठीक है। तो गाड़ी बेचारी ऐसे चल रही है, ऊपर आपका नॉर्मल, नीचे आपका mg और गाड़ी ऐसे आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। तो देखो जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ है, लेकिन अब की बार ये एक्सेलरेटिंग मोशन है तो मैंने 80 ऊपर की तरफ लगा दिया। एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन में 80 वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है और रिटार्डेशन वाले केस में 80 नीचे लग जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो बच्चों जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना वो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लेता है। तो नेट एक्सेलरेशन आपका इधर की तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इधर की तरफ एडजस्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ इन दी नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो वो आपका जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसमें आपको एडजस्ट कर लेता है। तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि इधर थीटा है तो ये f cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो f sin थीटा हो जाएगा। मतलब अब की बार हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो होगा लेकिन उसका एक कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। तो हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि जो f sin थीटा है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है अब की बार, और जो f cos थीटा है वो नीचे mg की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नीचे वो m80 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि mg अंदर की तरफ है ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। तो f cos थीटा हमारा m80 के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखें तो जिधर f cos थीटा है उधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो नेट टेंजेंशियल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी √mv²/r का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को जोड़ा। देखो जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करके इनको जोड़ूंगा तो मेरा केवल f बचेगा, और जो f का स्क्वायर है वो इधर अंडर रूट में चला जाएगा, और इसका स्क्वायर हो गया mv²/r का स्क्वायर, और m80 का भी स्क्वायर कर दिया, तो मेरे को नेट इक्वेशन ये मिलेगी, ठीक है। अगर
सर्कुलर टर्निंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, बच्चों इंक्रीजिंग लिख गया है, इसको डिक्रीजिंग कर लेना, ठीक है। सीधी सी बात है, ऊपर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन अपोजिट लगा दिया तो अब डिक्रीजिंग स्पीड आ जाएगी, अब स्पीड कम होगी, ठीक है। तो फिर वही वाला केस है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 80 तो नीचे आ गया और भैया AC तो हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे आ गया, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, ये वाला हो जाएगा F sin थीटा। तो वही वाली बात है, अब की बार F sin थीटा हमारा सेंट्रीपिटल देगा, तो हमने क्या किया, F sin थीटा सेंट्रीपिटल, हमारा जो F cos थीटा है वो MAT दे रहा है, तो F cos थीटा MAT दे रहा है, दोनों का स्क्वायर किया, फिर से वही चीज आ गई, दोनों ही केसेस में सेम फॉर्मूला आया, ठीक है। तो तीनों केस हमें याद रहने चाहिए, है ना। हमारा जो पहला केस था वहां पर कांस्टेंट स्पीड थी, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड के केस में हम जानते हैं, कांस्टेंट स्पीड के केस में हम जानते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है वो √μgr होती है। अच्छा, दूसरा केस हमने देखा इंक्रीजिंग स्पीड का। इंक्रीजिंग स्पीड के केस में जो हमारा नेट फोर्स निकल के आया वो क्या निकल के आया, √mv²/r का होल स्क्वायर प्लस MAT का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर तीसरा केस हमने देखा डिक्रीजिंग स्पीड का। डिक्रीजिंग स्पीड के केस में भी सेम चीज निकल के आई, कोई अंतर ही नहीं निकल के आया। तो बच्चों आई होप कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, तो मास ऑफ कार इज 100,000 kg, ये हमारा एक क्वेश्चन है, एंड रेडियस ऑफ ट्रक इज 50 मीटर। ये ट्रक नहीं है, ट्रैक है बच्चों, मतलब ट्रैक मतलब रास्ता, है ना, वो जो रास्ता है ना, सर्कुलर रास्ता। और अगर स्पीड कार की आपकी सर्कुलर टर्निंग में 5 मीटर पर सेकेंड और वो कांस्टेंट है, तो बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। आपको कांस्टेंट, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको कांस्टेंट स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, और आपको यहाँ पर मास कार का 1000 kg दे रखा है, रेडियस आपकी 50 मीटर दे रखी है रास्ते की, ट्रैक की। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है यहाँ पर कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना कितना आसान है, क्योंकि हम जानते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है कांस्टेंट स्पीड वाले केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यानी कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वही हमारा mv²/r है, एंड लो हो गया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही mv²/r है, मास 1000 kg है, वेलोसिटी का 25 हो गया, 5 का स्क्वायर, रेडियस आपकी 50 और आपका 500 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ये 50 है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, या तो मैक्सिमम स्पीड का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कांस्टेंट स्पीड के केस में कितनी होती है, √μrg। देखो मैंने तीनों केस समझा दिए आपको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मास 1000 kg है, रेडियस 50 मीटर है, वाइल टेकिंग दी सर्कुलर टर्न स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड ड्राइवर ऑफ कार पुश एक्सेलरेटर 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब की बार एक्सेलरेटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्सेलरेटिंग के केस में और डी एक्सेलरेटिंग के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम होता है। क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो होता है या तो F sin थीटा = mv²/r लगा दो, है ना, या फिर अपना नॉर्मल फॉर्मूला F √mv²/r का स्क्वायर प्लस MAT का स्क्वायर कर लो, है ना। AT की वैल्यू आपको दी है भाई, AT कौन सा एक्सेलरेशन होता है, जो आपका वही स्पीड बढ़ाने के काम आता है, और वही आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है mv²/r का स्क्वायर प्लस MAT का स्क्वायर। अब देखो mv²/r का स्क्वायर जो है आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 500 आ जाएगा, MAT की 1000 मास दे रखा है, AT की वैल्यू 1 है, तो आपका स्क्वायर करोगे तो आपको 500√3 न्यूटन आपको यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, ठीक है। अगला है बैंकिंग ऑफ रोड। अभी तक हमने देखा था टर्निंग, अब है बैंकिंग ऑफ रोड। देखो जो टर्निंग होती है वहां पर क्या है, रोड फ्लैट है, ठीक है, मतलब रोड एकदम सीधा किसी एंगल पे उठा नहीं हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल है। तो उस वाले केस में जो आपका हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है वो क्या देता है, वो हमें फ्रिक्शन से मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, इंजीनियर्स ने सोचा कि यार कब तक हम फ्रिक्शन से काम चलाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े, गाड़ी का जो नॉर्मल है वही हमें यहाँ पर सेंट्रीपिटल दे दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड को टर्न कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट लेकर आए। मतलब जो रोड हॉरिजॉन्टल थे पहले उनको किसी एंगल पर उठा दिया, मतलब जो
रोड पहले ऐसे था, सपोज जो रोड पहले ऐसे था उनको किसी एंगल पे उठा दिया हॉरिजॉन्टल से, तो अब गाड़ी कैसे चलेगी, अब इस रोड पे गाड़ी कैसे चलेगी, अब इस रोड पे गाड़ी ऐसे उठी हुई चलेगी। आपने देखा है ना, उठे हुए जो रोड होते हैं थोड़े से ऐसे घूमे हुए रोड होते हैं। अब सर्कुलर टर्निंग आपने देखी होगी, घूमी हुई है ना, थोड़ा सा उठा हुआ रोड देखा होगा। तो बच्चों जितने एंगल पर उठाते हैं वो एंगल डिसाइड करते हैं गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो यहां से फायदा क्या मिलता है, इस बैंकिंग ऑफ रोड से फायदा ये मिलता है कि जो फ्रिक्शन अभी आपका टर्निंग में आ रहा था, सर्कुलर टर्निंग में आ रहा था काम, वो फ्रिक्शन का रोल खत्म हो जाता है। गाड़ी का नॉर्मल ही इनफ होता है यहां पर आपका क्या देने के लिए, गाड़ी का नॉर्मल ही इनफ होता है आपका गाड़ी को सेंट्रीपिटल देने के लिए। तो बच्चों हो, अब देखो ऐसा क्यों जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि जब बारिश पड़ती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ्रिक्शन अगर कम हो गया तो गाड़ी को स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी, तो ऐसे केस में ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए आपका बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट आया। तो देखो यहाँ पर कमाल देखेंगे हम, देखो फिर से यही आपका कैसे है, ये आपका इस तरीके से रोड है, मतलब इस तरीके से ये रोड है और ये आपका आप देखो बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये गाड़ी नीचे नहीं जा रही है, ये बोर्ड के अंदर जा रही है गाड़ी, है ना, मतलब ऐसे घूम रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका धरती माँ है और ये जो रोड बनाया है, ये जो रोड बनाया है, मतलब ये जो टर्निंग बनाई है वो आपकी थीटा एंगल ऊपर बनाई है, मतलब ये रोड ऐसे है और गाड़ी इस पे कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। देखो नॉर्मल ये मतलब जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ है, मतलब आप ऐसे मत सोचना कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और गाड़ी नीचे जा रही है, अरे नहीं बाबा, ये आपका एक रोड है जो उठा हुआ है और आपकी जो गाड़ी है वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। इमेजिन करो अपने माइंड में, गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे घूम रही है, बैंकिंग ऑफ रोड है ये, है ना, रोड झुका हुआ है, मतलब ग्राउंड पे नहीं है, बस थोड़ा सा एंगल पे उठा हुआ रोड है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन बच्चों एब्सेंट होता है। पहला केस है कि जब फ्रिक्शन का हम लें ही ना, ठीक है, फ्रिक्शन को पिक्चर में ही ना लें, तो फ्रिक्शन एब्सेंट होता है, तो हमारी जो स्पीड है वो √RG tan थीटा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्पीड है, ये जो कांस्टेंट स्पीड है, दैट इज √RG tan थीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर दूसरा है फ्रिक्शन प्रेजेंट हो। दो केस पॉसिबल हैं, या तो इस रोड में फ्रिक्शन एब्सेंट का क्वेश्चन आएगा या फिर इस रोड में फ्रिक्शन प्रेजेंट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है। तो अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो जो हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है वो √RG tan थीटा होती है। देखो अभी वहां पर हमने कितना देखा था सर्कुलर टर्निंग में √μRG। अब यहाँ पर क्योंकि रोड कुछ एंगल पे उठे हुए हैं तो यहाँ पर एंगल आ गया पिक्चर में RG tan थीटा। अब क्योंकि बच्चों फ्रिक्शन एब्सेंट है तो म्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखो तो जब फ्रिक्शन एब्सेंट है तो उस केस में जो मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है दैट इज √RG tan थीटा। लेकिन फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मतलब आप मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बढ़ा सकते हो और मिनिमम आप कितनी लेके जा सकते हो उस रोड को पार करने के लिए। तो बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने माइंड में, ठीक है। देखो Vmax जो होता है बच्चों वो होता है √RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और जो वो मिनिमम होता है वो होता है RG tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। अब देखो एक चीज गौर यहां पर करो आप, सारी चीजें सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो एक हमारा जो फ्रैक्शन होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम जब ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश करो। ये मान लो हमारे पास ऊपर मान लो x अपॉन y है और इसका आंसर हमें मिल रहा है सपोज z, ठीक है। तो बच्चों देखो अगर हमें इस आंसर को बढ़ाना है तो हमें इस डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा, आंसर बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका है कि डिनोमिनेटर कम करने के साथ में न्यूमरेटर भी बढ़ा दोगे तो भी आंसर बढ़ जाता है। अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कम करना है तो न्यूमरेटर कम कर दूंगा, डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा तो भी ये आंसर कम हो जाएगा। तो बच्चों देखो Vmax अगर हमें लाना है तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा करनी है, नीचे की कम करनी है, तो हमने ऊपर प्लस लगाया नीचे माइनस लगाया। अगर हमें Vminimum लाना है तो ऊपर की वैल्यू हमें कम करनी है, नीचे की ज्यादा करनी है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस ट्रिक को याद रखोगे, इस फॉर्मूले को ध्यान रखने के लिए। तो RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा 2-4 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। चलो अब रेशियो क्या होगा V मिनिमम का V मैक्सिमम से, तो हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं, कुछ और किया नहीं है, ठीक है। tan थीटा माइनस म्यू, क्योंकि भैया अंडर रूट था तो पावर हाफ हो गई। अब ये जो
आर जी है, ये दोनों में कॉमन है तो मैंने काट दिया, ठीक है। और जो अंडर रूट है उसकी पावर मैंने हाफ लगा दी अंडर रूट हटा के, तो मेरे को मिला tan थीटा माइनस म्यू, ये मैंने वी मिनिमम की वैल्यू रखी और ये मैंने वी मैक्स की वैल्यू रखी, ऊपर हाफ पावर नीचे हाफ पावर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो ये मैंने ट्रिक आपको दे दी है, वी मैक्स में ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव, वी मिनिमम में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन रेशियो वगैरह के आते रहते हैं। तो आई होप कि आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर टर्निंग और बैंकिंग ऑफ रोड अलग अलग क्यों होते हैं। सर्कुलर टर्निंग की खास बात क्या होती है, वहां पर आपका फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल देता है, और बैंकिंग ऑफ रोड की खास बात क्या होती है, वहां पे नॉर्मल ही आपका सेंट्रीपिटल दे देता है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात क्लियरली समझ आई होगी। तो बच्चों अब हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो वर्टिकल सर्कल में डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो यार सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन तो एक ही पॉइंट पर सिर्फ ग्राउंड पर ही घूम रहा था या फिर कहीं भी मतलब एक ही पोजीशन पे घूम रहा था, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरीके से चलेगा, यानी कि एक बार पार्टिकल जमीन पर है तो एक बार बहुत हाइट पर है, एक बार कहीं और है तो एक बार कहीं और है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हाइट होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहला पॉइंट तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। अब ये एक बेसिक डायग्राम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जिससे आपके सारे क्वेश्चन डन होंगे। तो मैं आपको इसका समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये हमारी स्ट्रिंग है, मतलब मान लो ये हमारा पत्थर है और ये इस तरीके से हम घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से इमेजिन करके देखो, ये एक सेंटर पे मैंने पकड़ा हुआ है और नीचे कुछ मैंने टांग दिया, उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो पत्थर मैंने घुमाना है वो है मास m का, और सपोज उसकी इनिशियल स्पीड u है और मैंने लोअर मोस्ट पॉइंट से घुमाना स्टार्ट किया है। तो बच्चों धरती माँ की तरफ mg होगा, क्वाइट क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग पॉइंट का बाइफर्केशन होता है, अलग अलग तरीके से फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बच्चों क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक्सिस पर बैठकर सेंटर पे बैठ के इसको ऑब्जर्व करूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाहर से बैठ के मैं सेंटर पे बैठ के ऑब्जर्व करूंगा। तो जब मैं सेंटर पे बैठ के ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा नीचे की तरफ। तो मेरे को लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या दिखेगा कि ऊपर की तरफ टेंशन है रस्सी में, क्योंकि यार देखो जब वो नीचे पत्थर खिंचा हुआ है एकदम, देखना मतलब सेंटर पे आपका पॉइंट है और वो पत्थर एकदम नीचे की तरफ है, तो खिंचाव हुआ है एकदम, है ना। तो जो आपकी टेंशन है वो mg प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे। तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगी बच्चों वो क्या होगी, mg प्लस नीचे की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एम बी स्क्वायर बाई आर हो गई। अब हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन तो हमेशा नहीं वहीं रस्सी की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, और mg भी नीचे की तरफ होगा। लेकिन मैं यहाँ सेंटर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसीलिए यहाँ फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो ऊपर की तरफ लगेगा। लगना चाहिए था अंदर की तरफ, लेकिन वो सेंट्रीपिटल होता, लेकिन वो तो तब होता ना जब मैं बाहर से देख रहा होता। मैं हमेशा इसको यहाँ सेंटर पे बैठ के देख रहा हूँ, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखूंगा, तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, तो ये बाहर की तरफ लगेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मेरे को क्या दिखेगा कि T प्लस mg एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। अच्छा, मिड पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट, तो मिड पॉइंट पर अगर आप देखें बच्चों तो अंदर की तरफ टेंशन है और बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल, तो यानी कि मिड पॉइंट पर T इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बेसिक बाइफर्केशन होता है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस का। और मैं लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, उसको मैं हमेशा क्या लेके चलूंगा, वो जीरो लेके चलूंगा। जैसे जैसे हाइट पे बढ़ेगा हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ये कोई भी एक नॉर्मल पॉइंट है, ये कोई भी एक नॉर्मल पॉइंट है बच्चों, ठीक है। अब इस नॉर्मल पॉइंट सी पर क्या हो रहा है, देखो टेंशन तो हमेशा अंदर की तरफ रहेगी, है ना, लेकिन यहां पर जो mg है, ये जो mg है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और बाहर की तरफ mb स्क्वायर बाई आर है। तो यहां पर आपका बेसिकली बच्चों टेंशन प्लस mg cos थीटा mb स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो आपके बहुत काम के हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें, देखो पहला फैक्ट क्या है, The body will complete the vertical circular if its velocity at lowest point is equal to या greater than under root 5gr। आपको ध्यान रखना है कि अगर जो इनिशियल वेलोसिटी है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, अगर वो अंडर रूट 5gr से ज्यादा है तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। अब हम डेरिवेशन नहीं करने बैठेंगे, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंडर रूट 5gr से जब वेलोसिटी ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी तभी ये सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
द बॉडी विल ऑसिलेट अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज लेस देन √2gr। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2gr से कम है तो आपकी जो बॉडी है वो ऑसिलेट करने लगेगी, ठीक है। दिस विल हैपन व्हेन द वेलोसिटी एट द हाफ वे मार्क इज 0। ये कब होगा? जब हाफ वे मार्क पर वेलोसिटी 0 होती है, यानी कि हाफ mv² = mgr, ठीक है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर बच्चों देखो, यहां पर वो ये कह रहा है कि ये ऑसिलेट करने का मतलब क्या है? ये यहां तक गया फिर वापस आ गया, यहां तक गया फिर वापस आ गया, फिर वहां तक चला गया, ठीक है। तो बच्चों देखो, सीधी सी बात है, ये ऑसिलेट जब करेगा, अच्छा एक और बात देखना, जब ये पार्टिकल यहां से यहां पर आया तब ये वापस जाएगा ना, तो ये यहां रुकेगा नहीं, वो उधर और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से। और एक बार उधर चला गया तो फिर से इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर यहां आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा चलता ही जाएगा और यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? ऑसिलेशन निकल के आएगा। और ऐसा कब होता है? जब ये जो इनिशियल स्पीड है वो √2gr से कम होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। द स्ट्रिंग बिकम स्लैक and fail to describe the circle when its velocity at lowest point is lies between √2gr to √5gr। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। लोवेस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी √5gr से कम है तो टॉप पर पहुंचने के लिए, क्योंकि √5gr एटलीस्ट चाहिए, तो और यहां तक पहुंचने के लिए √2gr चाहिए मिड पॉइंट तक। तो सीधी सी बात है यार, अगर √5gr से कम दोगे स्पीड तो क्या होगा? ये टॉप पर नहीं पहुंचेगा। तो यहीं पर कहीं पर ये आपका जो पत्थर है, वो जो स्ट्रिंग है वो यही मुड़ जाएगी। स्लैक होने का मतलब क्या है? मुड़ जाएगी और ये पत्थर नीचे गिर जाएगा, है ना। ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने की जगह पत्थर नीचे गिर जाएगा और सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो इतनी इनफ नहीं है कि वो यहां तक पहुंच सके पत्थर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात क्लियर हो रही होगी। अब देखते हैं T डिक्रीजिंग ड्यूरिंग दी होल जर्नी दस टू कंप्लीट दी वर्टिकल सर्कुलर। देखो, ये बोला गया है कि पूरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जर्नी में टेंशन आपकी डिक्रीज होती जा रही है। क्योंकि अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो यहां पर अगर आप देखो इस डायग्राम में देखना, अगर आप टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पर देखें तो वो mg + mv² थी, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर देखें तो T + mg = mv² है। मतलब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, T = mv² माइनस mg। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर टेंशन mg में mv² जोड़ के आ रही थी, लेकिन यहां पर mv² में से mg घटाकर आ रही है, मतलब t आपकी घटती जा रही है, ठीक है। और यहां पर t = mv² हो गई है मिड पॉइंट पर। मतलब देखो, लोवेस्ट पॉइंट पर आपकी जो टेंशन है वो हाईएस्ट है, फिर मिड पॉइंट पर आपकी जो टेंशन है वो थोड़ी सी और कम हो गई, और हाईएस्ट पॉइंट पर तो और भी कम हो गई, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए टेंशन आपकी पूरी जर्नी में कम होती जाती है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है कि टेंशन आपकी या तो 0, मतलब टेंशन आपकी मोर देन 0 होनी चाहिए एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, तभी आपका वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं इनको कैसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, आपकी एक बॉडी है इनिशियली वो रेस्ट पर है, ठीक है, एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h। ये एक हाइट h है, यहां पर वो स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है। जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB = D। तो वो यहां से स्लाइड करती है और इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करती है। द हाइट h इज इक्वल टू, तो आपको बताना है ये हाइट h किसके इक्वल है। बच्चों देखो, सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से अप्रोच किया जाता है। देखो यार, जब वो हाइट h पर था, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, उसके अंदर केवल पोटेंशियल एनर्जी थी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपकी किस में कन्वर्ट हो गई? वो इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, इनिशियल स्पीड उसको चाहिए होगी, है ना। वो कहां से आएगी? वो काइनेटिक एनर्जी आपकी उस पोटेंशियल एनर्जी से आएगी। तो जो ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, वो कन्वर्ट हो गई हाफ mv² में, ठीक है। तो यानी कि ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इस सर्कल के लिए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहां से हमें वेलोसिटी पता चलेगी, ठीक है, और हमें पता चलेगा कि ये कंप्लीट करेगा भी नहीं करेगा सर्किल, है ना। तो वो चीज हमें देखने को मिलेंगी। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, क्योंकि बॉडी आपकी रेस्ट पर है ऊपर, है ना, तो आपकी इनिशियल स्पीड 0 हो गई, ठीक है। एट पॉइंट ए स्पीड आपकी v है। पॉइंट ए मतलब जहां पर ये स्टार्ट कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहां पर स्पीड आपकी v है। तो ट्रैक क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन तो कोई है नहीं, मतलब आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगा। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। क्योंकि बच्चों काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है क्योंकि वो एक h हाइट पर है, और वो जब नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड पे आ गया, ठीक है, और आपकी काइनेटिक एनर्जी में वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो हाइट है वो b² / 2g है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि जो स्पीड है वो √5gr से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस देखो जो h है, देखो यहां पर जो h है इसमें ये v² है, तो हमने v की वैल्यू √5gr पुट करी तो हमें मिला, क्योंकि रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 5gr/2g मिलेगा, g से g काट दूंगा मैं तो 5/2r मिलेगा। और क्योंकि पेपर मतलब जो क्वेश्चन है उसके अंदर रेडियस की जगह डायामीटर दिया है, अगर आप गौर से देखें तो AB = d, जो डायामीटर है वो d है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, रेडियस की जगह डायामीटर चेंज कर दिया, रेडियस होता है d/2, तो मैंने d/2 लिख दिया, तो मेरा आंसर लो आ गया डायमीटर की फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये चौथा ऑप्शन होगा, ये आपका नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन कितने ईजी आते हैं। अगर आपको बेसिक्स पता है ना, यू विल डू द क्वेश्चन ईजिली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। A stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the center। मतलब आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग पकड़ी, ऊपर से पकड़ा और नीचे से आपने एक मास लटका दिया और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हो। At a certain instant of time, the stone is at lowest position। किसी मोमेंट पर जो स्टोन है वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आप वर्टिकली घुमाओगे तो एक पॉइंट सबसे लोवेस्ट आएगा एंड हैज अ स्पीड u, तो मतलब इनिशियल स्पीड आपकी उस लोवेस्ट पॉइंट पर u है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, मतलब आपको बताना है मैग्नीट्यूड क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी का जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब ऐसे आपका सर्कल घूम रहा था तो नीचे से जब वो हॉरिजॉन्टल कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड u है, तो यहाँ पर आपको अगर फाइनल स्पीड कैसे भी पता चल जाए, इन दोनों का माइनस कर दो तो आपको ये वही पूछ रहा है कि चेंज क्या होगा। अब कितना आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो। जो टोटल ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एनर्जी से ही डील करना होता है ना, क्योंकि यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। अगर आप लोअर पॉइंट से मिड पॉइंट पर जा रहे हो तो चेंज हुआ क्या, केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी है पॉइंट ए पर, वो टोटल एनर्जी एट बी क्या होगी, देखो जो टोटल एनर्जी है पॉइंट ए पर वो टोटल एनर्जी एट बी के बराबर होगी, क्योंकि बच्चों कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। तो बच्चों जब वो नीचे वाले लोवेस्ट पॉइंट पर था तो यहाँ पर केवल उसके पास एक ही एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और हाईएस्ट मतलब जब वो इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे गया, मतलब देखो ऐसे ये सर्कल है ऐसे, तो ये आपका मिड पॉइंट है, तो यहां पर बच्चों इसके पास एक फाइनल वेलोसिटी भी थी और प्लस इसके पास कुछ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी थी, क्योंकि ये अब कुछ हाइट पर है। अब क्योंकि बच्चों ये हाइट कितनी है, ये हाइट आपकी इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है या रेडियस के बराबर है, तो मैंने यहाँ एल कर दिया है। तो ये मेरी काइनेटिक हो गई फाइनल और ये मेरी पोटेंशियल हो गई। तो मेरे को यहाँ से v की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं इस mgl को उधर ले जाऊंगा तो मेरे को √u² - 2gl मिल जाएगा, हो गया क्वेश्चन। तो चेंज कितना होगा, ये फाइनल है और इनिशियल मेरा u था, तो मैं फाइनल में से इनिशियल घटा दूंगा, तो इसमें से u घटा दूंगा तो मेरे को मिलेगा 2 u² - gl अंडर रूट में। तो ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि बच्चों वो बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, देखो इधर आपका u है और इधर आपका वो v है, तो इसका जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, मतलब आपको क्या करना है फाइनल में से इनिशियल घटाना है। तो चेंज जब निकालोगे तो एक वेक्टर में से दूसरा घटाओगे तो आपका u² + v² हो जाएगा, वेक्टर है ना इसीलिए, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपना, ये पिछला वाला क्वेश्चन आया था कि किसी एग्जाम में, हाँ ये 2003 में आया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एज शोन इन फिगर अ मास इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपको फिगर दी गई है इस तरीके से, आपका ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है। एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की इंक्रीज कर दी जाती है, एट विच पॉइंट विल द स्ट्रिंग ब्रेक। अगर एवरेज वेलोसिटी बढ़ा दी पार्टिकल की तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर ये ब्रेक हो सकता है। तो बच्चों ब्रेक स्ट्रिंग कहां पर होगी, जहां पर खिंचाव ज्यादा होगा। तो कौन से पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होती है, सब बच्चों को पता है ना, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होती है, वहीं पर सबसे ज्यादा खिंचाव होता है, वहीं पर टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ये 2000 सन में आया हुआ है। तो बच्चों लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी है, तो आंसर क्या होगा, पॉइंट बी होगा। क्यों, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पर ही सबसे ज्यादा टेंशन होती है। क्या होती है, mg + mv²/r। और इस वाले मिड पॉइंट पर कितनी हो जाती है, मिड पॉइंट पर t = mv²/r हो जाता है। और इस वाले पॉइंट पर तो नीचे mg हो जाती है और टेंशन भी नीचे हो जाती है और सेंट्रीफ्यूगल ऊपर लग जाता है। तो इस वाले पॉइंट पर तो उल्टा जो टेंशन है वो mv²r - mg हो जाती है, मतलब और कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा बी पर है, तो टूटने के चांस भी सबसे ज्यादा बी पर है। जहां खिंचाव सबसे ज्यादा होगा वहीं तो टूटने के चांस सबसे ज्यादा होंगे।
चलो, तो इसका आंसर है व्हेन अ मास इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल स्ट्रिंग एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो टेंशन एट बी मैक्सिमम होगी, क्या होगी, वेट प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी पॉइंट बी पर। ठीक है, चलो, तो आई होप बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ा, जितना हमारे काम के लिए जरूरी है, और सर्कुलर मोशन को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरा टाइम दिया, एक एक चीज़ को समझा जो पेपर के लिए ज़रूरी है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, आपको सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।